आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। दोस्तों, कोरोना वायरस के फैलाव के साथ ही हर हफ्ते हजारों लोगों की नौकरियां जा रही हैं। जहां लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है, वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो इस मुश्किल वक्त में नौकरी दिलाने का काम कर रहे हैं। अब तक ये 25 से 30 हजार लोगों को रोजगार दे चुके हैं। इन्होंने कोविड के इस दौर में लोगों की मदद के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया है, जिससे आज हजारों लोगों को फायदा हो रहा है, काम मिल पा रहा है। तो आइए मुलाकात कीजिए जस्ट लर्न के फाउंडर अभिषेक चोला से, और हमारे साथ हैं डॉक्टर निमि रस्तोगी, मेरे साथ ही अभय उपाध्याय। आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम में। नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। और हाँ, जब भी आप हमें कॉल करें तो अपने टीवी की आवाज बंद कर दें। डॉक्टर निमी, सबसे पहले आपसे बात करेंगे, क्योंकि पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में जो केसेस हैं वो बहुत बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं। कल की बात करें तो 3000 से ऊपर केसेस जो है वो दर्ज हुए हैं। तो क्या वजह है अचानक से इस तरह केसेस बढ़ने की? बहुत ही ऑब्वियस वजह है। बहुत दिनों से हम लोग 7-8 महीने से लगातार ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं कोविड पर, हर बार वही बात बताई जाती है और हर बार ये हैरानी जताई जाती है कि केसेस क्यों बढ़ रहे हैं। देखिए, क्योंकि त्योहार है, लोग मिल रहे हैं, साथ में ठंड है, पोल्यूशन है और सबसे बड़ी बात लापरवाही है। अब लोग उतना एहतियात नहीं बरत रहे हैं जितना कि लॉकडाउन या उसके बाद बरत रहे थे। तो जब इंसान से इंसान मिलेगा तो उसके कीटाणु, उसके जर्म्स ट्रांसमिट होंगे और इसमें बिल्कुल भी हैरानी वाली बात नहीं है। ये बीमारी ही ऐसी है, छुआछूत की बीमारी है, इंसान से इंसान में फैलती है। सो आई एम नॉट सरप्राइज्ड। डॉक्टर निमी, बात फिर जैसा हम लोग तो लगातार इस पर बात करते रहे इस प्रोग्राम के जरिए, जैसे जैसे ये पता चल रहा है कि इसमें लोगों की मौत कम हो रही है और कई लोगों में तो पता भी नहीं चल रहा है कि उनके अंदर ये वायरस मौजूद है जब तक कि कोरोना का टेस्ट नहीं किया जाए, तो क्या ये भी एक वजह नहीं है कि लोग कुछ ज़्यादा ही इसको लाइटली ले रहे हैं? उनको लग रहा है कि अगर वायरस इन्फेक्ट हो भी जाती है उनकी बॉडी इस वायरस से तो भी कोई बहुत बड़े खतरे की बात नहीं है। अभय, आप मेरे साथ एक बार हॉस्पिटल चलिए, वहां का नजारा देखिए। अब इंसानी सेल्फिशनेस अगर इस हद तक है कि मुझे नहीं हो रहा है या मैं यंग हूं या मेरे घर में कोई बुजुर्ग नहीं है तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर आप एक बार अस्पताल का मंजर देखेंगे और देखेंगे कि कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरों की लापरवाही की वजह से इस बीमारी से लड़ रहे हैं और कुछ की जान जा चुकी है। हर रोज 50, 60, 70 लोग मर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है दिल्ली जैसे शहर के लिए। तो बहुत दुख होता है जान के कि ये किसी की और की लापरवाही का शिकार हुए हैं। तो ये पूरा विशेष सर्कल है। हमें यहाँ अपने बारे में ना सोचकर हमें पूरे समाज के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि 1 to 2% मोर्टेलिटी तो होगी ही। तो अगर 1 लाख केसेस होंगे तो आपका 10 से 12 हजार लोग मरने ही मरने हैं। अब अमेरिका में देख लीजिए आप, 1,60,70,000 केसेस एक दिन में वहां हुए हैं, जिसकी वजह से उनकी मोर्टेलिटी जो है वो 15-20 हजार लोग रोज की हो गई है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। केसेस ज्यादा होंगे तो प्रोपोर्शनेटली ज्यादा लोग अपनी जान से हाथ धोएंगे। तो सब लोगों को समझना चाहिए, अभी बहुत ज्यादा एहतियात रखने का वक्त है। आपने बिल्कुल सही कहा। मतलब कहने का मतलब है, नाज़रीन, जो आप देख रहे हैं, जो डॉक्टर निमी बता रही हैं, उसके कहने का मतलब ये है कि अब वो दौर आप उससे निकल चुके हैं जहां केवल चिंता आपको अपने हेल्थ की करनी थी, अपने जान की करनी थी जी। अगर आप यंग हैं, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, आपको लग रहा है कि आप कोरोना से बच निकलेंगे, तो फिर आप चिंता करनी शुरू कीजिए, फिक्र कीजिए उन लोगों की जिनके अगर जो वायरस से अगर इन्फेक्ट हो जाते हैं तो उनकी जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। तो इस तरीके से अगर आप जो एहतियात के उपाय डॉक्टर से बताते हैं उनको अपनाते हैं तो न सिर्फ आप अपनी बल्कि पूरे समाज की, पूरे मुल्क की सेवा कर रहे हैं कहीं ना कहीं आप। बिल्कुल अभय जी, और इस पर हम और बात करेंगे डॉक्टर निमी से। हमारे साथ अभी अभिषेक चोला जुड़े हुए हैं, जिन्होंने स्टार्ट किया है जस्ट लर्न, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिससे लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं और नौकरी पा रहे हैं। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो किसी तरह की फीस आपसे नहीं वसूलता है। तो अभिषेक चोला, अपने इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताइए, ये जो जस्ट लर्न है ये क्या है? नमस्कार। जो जस्ट लर्न की हमने शुरुआत करी थी, तो जब कोविड पैंडेमिक शुरू हुआ मार्च में, तो हमारी पूरी टीम और मेरे में के अंदर एक थॉट आया कि क्यों ना हम जो बच्चे हैं और जिन लोगों की नौकरी चली गई है तो वो बेरोजगार अब घर पे बैठे हुए हैं, तो उनको हम ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करके
उनकी अपस्किल रीस्किल करके दोबारा से उनको नौकरी कैसे दी जाए और दोबारा उनका लाइवलीहुड को कैसे सुधारा जाए, जिससे वो अपना घर परिवार को, जैसे वो कोविड से पहले चला रहे थे, तो वो चला सके। तो इस मुहिम को लेते हुए हमने जस्ट लर्न की शुरुआत करी और जस्ट लर्न इस टाइम मोबाइल एप्लीकेशन और वेब प्लेटफॉर्म दोनों में अवेलेबल है। इसमें आपका ये अभिषेक जी और अभय जी, आपको यहाँ पर रुकूंगी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले इनका सवाल लेते हैं। हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? जी बताएं। लगता है किसी वजह से कॉलर के साथ हमारा राब्ता नहीं हो पाया। अभय जी, आप सवाल पूछ रहे थे। मैं अभिषेक जी से जानना चाह रहा था कि अभिषेक जी, जिस काम को करने का आपने बीड़ा उठाया, वो भी कोरोना के इस पीरियड में, तो जाहिर सी बात है आपकी टीम है, उसके भी अपने खर्चे होंगे, मोबाइल एप्लीकेशन पर जाना, वेबसाइट को उसके अकॉर्डिंगली डेवलप करना और फिर लोगों को ट्रेनिंग देना, इसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत भी होती होगी। तो इस चुनौती से आप कैसे निपटते हैं? देखिए, इसमें अभय जी क्या है, जो रेवेन्यू है और जितना भी खर्चा है वो हम CSR से लेते हैं। इसमें हमारे साथ HDFC परिवर्तन काम कर रहा है, अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन काम कर रहा है, टाटा पावर हमारे साथ काम कर रहा है और काफ़ी कंपनीज हैं, नेशनल मल्टीनेशनल, जिसने इसको सपोर्ट करा इस मुहिम को। और आज की डेट में कुछ 2.5 लाख लर्नर इस प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड हैं जस्ट लर्न से, जो अपने 2 महीने 3 महीने 5 महीने के कोर्सेज कर हम उनको फिर रोजगार से कनेक्ट कर रहे हैं। किस तरीके की ट्रेनिंग देते हैं आप? क्योंकि अभी फिजिकली सामने आकर उसमें मुमकिन तो नहीं है किसी को ट्रेनिंग देना, जाहिर सी बात है ये आप इंटरनेट के जरिए ही देते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें जो हमारा थॉट प्रोसेस है वो है कि इसमें हम 70% उसको ट्रेनिंग, लर्निंग, वोकेशनल ट्रेनिंग ऑनलाइन दे रहे हैं। इसमें इलेक्ट्रीशियन का कोर्स हो गया, वेल्डर का कोर्स हो गया, फिटर का कोर्स हो गया, टोटल 110 कोर्सेज हैं। सॉफ्ट स्पोकन का कोर्स हो गया, बॉडी लैंग्वेज का कोर्स हो गया। तो 2 महीने से लेके 6 महीने की कोर्स की ड्यूरेशन होती है। तो बच्चा अपने आप को हमारे साथ एनरोल करता है और उसमें उसको कंटेंट के साथ साथ लाइव क्लास भी कराई जाती है। डेली उस पर्टिकुलर जितने कैंडिडेट्स उस कोर्स में एनरोल होते हैं, तो हमारे साथ लर्नर्स एनरोल, हमारे साथ ट्रेनर्स एनरोल हैं, इंस्ट्रक्टर एनरोल हैं, जो उन बच्चों को लाइव क्लास टूल के थ्रू पढ़ाते हैं, उनके क्वेश्चन लेते हैं, बच्चे असाइनमेंट सबमिट करते हैं, ऑनलाइन टेस्ट देते हैं। तो ये पूरा हमने एक ऑनलाइन लर्निंग का प्लेटफॉर्म बनाने का प्रयास किया है और काफ़ी लाखों बच्चों ने इसमें रिस्पॉन्स दिया और जुड़े उसमें इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, और उसके बाद अब उन्हें नौकरी भी मिलनी शुरू हो गई है। जी अभिषेक जी, एक बात और मैं जानना चाहता हूँ आपसे। ये वो दौर है, जैसा आपने भी कहा और तरन्नुम ने भी उसको एम्फेसाइज किया भी, कि ये दौर है जब नौकरियां जा रही हैं बहुत ज़्यादा। हालांकि अभी फिर से इकोनॉमी रिवाइव हो रही है, लेकिन पिछले 6-7 महीने बहुत सारे लोगों की, हजारों लाखों लोगों की नौकरियां गई। तो उसमें ये लोग जो बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं, इनको एम्प्लॉयमेंट कहाँ से मिल रही है, किस सेक्टर में लोग काम कर पा रहे हैं? देखिए अभय जी, ये जो नौकरी जा रही है ना, ये बहुत बड़ा टैबू है। अभी जब निर्यात और आयात चाइना से बंद हुआ देश का, तो अभी हिंदुस्तान के अंदर 50 लाख नई नौकरियां उभरी हैं और उन 50 लाख नौकरियों को उभरने के लिए हमें, जो हमारा यूथ है, हमारा जो मेन जो हमारा वोकेशनल वाले जो बच्चे हैं, जो 10वीं पास या 12वीं पास बच्चे होते हैं, जो हमारी पूरी वर्कफोर्स है, तो 50 लाख लोगों के लिए अभी नौकरी है देश में, और ये 50 लाख और धीरे धीरे बढ़ेगा। तो बेसिकली जो कनेक्शन था, जो जस्ट लर्न का मकसद था, वो ये था कि कोई दूर दराज में अगर बैठा हुआ है जिसकी नौकरी चली गई है, तो उसे पता कैसे चलेगा कि कहाँ पर नौकरी है। तो नौकरियों की कमी नहीं है, मैं ये बताना चाहूंगा दर्शकों को कि देश में नौकरियां हैं और आने वाले टाइम में हमारा देश मैन्युफैक्चरिंग हब बनने को जा रहा है। अब तक हम सर्विस सेक्टर में थे, अब तक हमारा देश का नाम सर्विस सेक्टर में था, अब हम धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एंटर हो रहे हैं। अगर आपने देखा होगा तो काफी चाइना की इंडस्ट्री देश में आ रही है और देश में अपने प्लांट लगा रही हैं। साउथ कोरिया की काफी इंडस्ट्री, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, बहुत सारी कंपनीज हैं साउथ कोरिया की। वीवो, ओप्पो तो नहीं है वहां का, लेकिन किया मोटर्स, होंडा, जो हिंदुस्तान में अपने फैक्ट्री के प्लांट, मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट लगा रहे हैं, और वो साउथ एशिया कंट्रीज में सप्लाई हिंदुस्तान से करेंगे, करना उन्होंने शुरू कर दिया है। और आने वाले टाइम में 10 साल फ्यूचर हिंदुस्तान का है। तो नौकरियां, मुझे नहीं लगता कि नौकरियों की कमी है। चलिए, आप तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक है इसको लेकर, और मैं भी यही चाहूंगा और सभी लोग चाहेंगे कि ऐसा ही हो। हालांकि वैसे कल RCEP का जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें इंडिया नहीं है, और जो 17 ममालिक हैं उसमें शामिल, उनके साथ शायद
इतना ऑप्टिमिस्टिक अभी फिलहाल हम नहीं हो सकते हैं, बहुत बड़े एक बहस का अलग मुद्दा है। और डॉक्टर निम्मी एक बार फिर से, चूंकि है अभी बात हो रही थी एम्प्लॉयमेंट की, उन राज्यों में जहां के लोग कोरोना के पीरियड में वापस चले गए थे, जैसे जैसे स्थितियां थोड़ी सुधर रही हैं, वापस उन पुराने राज्यों को रुख कर रहे हैं जहां पर उनको फिर से नौकरी मिल जाए। तो एक तो ये मूवमेंट बहुत ज्यादा शुरू हो रही है। त्योहारों का मौसम आपने कहा भी अभी, तो एक पूरे उत्तर भारत का बहुत बड़ा त्योहार ये अपना छठ सामने है। साथ ही साथ अभी इलेक्शन का भी मौसम था, आपने देखा होगा हजारों लाखों लोगों की रैलियां हुई। और इलेक्शन से एक बात निकलकर सामने आई, जब बहुत विरोध हुआ तो लोगों ने कहा कि देखिए रैली में बहुत सारे लोग आए और उसमें किसी को कोरोना नहीं हुआ। अब इसके आगे अगर वैक्सीन आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अब पश्चिम बंगाल का चुनाव कुछ महीनों के बाद है। ऐसे में क्या एक डर नहीं है कि लोगों में थोड़ी सी भी लापरवाही बहुत ज्यादा इसको फैलाने में मदद करेगी? और हम हेल्थ प्रोफेशनल से मानते हैं कि कोई भी कंपल्सन जिंदगी से बड़ा नहीं हो सकता। आपकी जिंदगी रहेगी तभी आप आगे पॉलिटिक्स या अपनी रोजमर्रा की जिंदगी या कोई भी एम्बिशन परस्यू कर पाएंगे। तो इतनी छोटी सी बात लोगों को समझ क्यों नहीं आ रही और बार बार समझाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? जो बहुत समझदार और अवेयर लोग हैं वो अपनी बहुत ज्यादा एहतियात बरत रहे हैं। कुछ कंपल्शन है लोगों के बाहर निकलने के, लेकिन उसके लिए भी एक तरीका है कि आप बाहर जाएं और सेफ रहें और अपने से दूसरे को बचा के रखें। लेकिन ये जो बहुत बड़ा तबका है जो कि सोच के, इस समझ के इस बात को नजरअंदाज कर रहा है, उनको देखिए मुझे बड़ा दुख होता है। बिकॉज ये जो ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ वायरस है ये इन्हीं लोगों की लापरवाही से फैलती है। हाँ, दो वक्त की रोटी कमाना बहुत जरूरी है, काम जरूरी है, रोजगार जरूरी है, हाथ में पैसा होना जरूरी है। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट्स की राय सुने तो वो आपको 5-6 बेसिक चीजें बताते हैं जिनको करके आप खुद भी सुरक्षित रह सकते हैं और समाज को भी सुरक्षित रख सकते हैं। तो बहुत बड़ी कोई ऐसी आफत नहीं है। आप वो चीजें करिए। आप मास्क पहन रहे हैं तो आपकी नाक खुली क्यों है? अगर आप को जरूरत नहीं है तो आप बाहर क्यों घूम रहे हैं? अगर आप दूर किसी से 6 फीट दूर से बात कर सकते हैं तो आप क्यों नजदीक जा रहे हैं? और बिना बात के आप आउटिंग क्यों कर रहे हैं? आपको शॉपिंग करनी है, आप ऑनलाइन कर सकते हैं या जितनी जरूरी है एक बार में कर लीजिए ताकि आप अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन को घटा सकें। तो बहुत बेसिक है, समझ जी। डॉक्टर निम्मी, आपने बीच में कहा कि आप घर के बाहर जाएं लेकिन सेफ रहें, मगर कैसे, किस तरह से सेफ रहें, क्या क्या करें? आपने ये तो बताया कि मास्क अगर लगाया है तो उसको प्रॉपर अपनी नाक जो है उसको कवर करें। इसके अलावा कैसे सेफ कैसे रहें हम बाहर जाएं, तो किन बातों का और ख्याल रखें? जैसे देखिए, मैं बाहर जाती हूँ, मेरे को तो हॉस्पिटल जाना होता है, तो मेरी तो लेवल ऑफ प्रिकॉशन थोड़ी ज्यादा होती है। बट जब आप बाहर जा रहे हैं तो कोई भी आप बहुत ही कंफर्टेबल ड्रेसिंग करिए ताकि कोई भी चीज आपकी इधर उधर टच ना हो। आपका जो पर्स है वो एक पाउच में रख के चलिए जो कि बहुत ज्यादा लोगों से कांटेक्ट में ना आए। मास्क अपना अच्छी क्वालिटी के मास्क में इन्वेस्ट कीजिए और अच्छी तरह से आप ये सोच लीजिए मैं मास्क पहन के जा रहा हूँ, उसके बाद में अपने हाथ को, नाक को मतलब फेस पे नहीं लगाऊंगा। अपने साथ सैनिटाइजर लेके जाइए। किसी भी हालत में आपका मास्क नाक और मुंह से नीचे नहीं होना चाहिए और अगर हो गया है तो आप सैनिटाइज या हाथ धोकर वापस मास्क लगाइए। अब बहुत ज्यादा नजदीक किसी के मत जाइए, किसी को टच मत कीजिए। कोई ऐसी चीज जिसके बारे में आप श्योर नहीं है उसको छू के ज्यादा उन हाथों से अपने हाथ को मत टच कीजिए। घर आते ही हाथ धोइए, दिन में 10 बार हाथ धोइए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, गरारे कीजिए नमक के पानी से कहीं बाहर से आने के बाद, नहा लीजिए, हेड बाथ ले लीजिए और विटामिन की गोलियां खाइए, अपनी इम्यूनिटी में इन्वेस्ट कीजिए ताकि आपको थोड़ा बहुत वायरस हो भी तो आपकी बॉडी झेल जाए। तो यही बेसिक बातें हैं, हैंड वॉशिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग एंड गुड हैबिट्स। तरन्नुम, जो डॉक्टर निम्मी बता रही है कुल मिलाकर यही है कि चाहे जितने भी फेज इस कोरोना के आ जाएं, कितना ही ये रूप बदल ले, लेकिन इससे मुकाबले की जो दीवार है हमें ही खड़ी करनी है और बहुत ही सीधी सादी है। और पिछले 7-8 महीने से वही एहतियात के बारे में बार बार बताया जा रहा है। अभिषेक जी, अभी आपसे अभिषेक जी बात हो रही थी रोजगार के बारे में। तो जैसा आपने कहा कि अभी मार्केट धीरे धीरे ओपन हो रहा है, उसमें मेरा भी एक कहना था कि जिस तरीके से आरसीपी को लेकर एक दिन पहले का डेवलपमेंट हुआ है और वो तो एक बहुत ही अलग मुद्दा है जिसके ऊपर बहुत बहस की गुंजाइश भी है। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी आप लोग किसी तरीके से जिन बच्चों को ट्रेनिंग मिल रही है वो उनकी मदद कर रहे हैं? क्या दूसरे इंस्टीट्यूशन है वो इसके लिए आगे आ रहे हैं, खासकर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस?
देखिए, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी रिसेंटली हमने मैकमिलन एजुकेशन के साथ टाइप करा है। इस टाइप में हम 1 लाख लोगों को सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्स करा रहे हैं और इसमें एमएसएमई भी भागीदार है। इसमें 1 लाख बच्चे, हम बेकरी का कोर्स इन्हें सिखा रहे हैं ऑनलाइन कि पिज्जा कैसे बनाते हैं, कुकीज कैसे बनाते हैं, और या फिर जो शेफ के अंडर जो असिस्टेंट शेफ काम करता है तो उसका एक कोर्स डिजाइन किया गया है। 3 महीने का कोर्स है और इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन जो बच्चे की है वो 10वीं वाला बच्चा इस कोर्स में असाइन कर सकता है अपने आप को। और इसमें एनएसडीसी भी हमारा पार्टनर है, तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल है, और फिक्सी एक फूड इनिशिएटिव की बॉडी है। तो इन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर हमारा 1 लाख लोगों की मुहिम है, और जो सक्सेसफुल इस कोर्स को कंप्लीट करेगा तो एमएसएमई उसको अपने बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए 1 लाख रुपए का लोन भी दे रही है, जिससे वो अपनी एक छोटी सी या एक किसी के साथ टाइप करके वो बिस्किट बनाने की फैक्ट्री खोल सकता है छोटी सी, या पिज्जा बनाने की फैक्ट्री खोल सकता है, कुकीज बनाने की फैक्ट्री खोल सकता है। तो अभी हमने एज अ पायलट 1 लाख लोगों को इस प्रोजेक्ट 1 लाख लोगों को कनेक्ट करके हमने जस्ट लर्न के थ्रू हमने लर्निंग शुरू करी है। तो इसका काफी रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। ये बच्चे 2-3 महीने बाद अभिषेक जी, ये जो कोर्सेज है जिनके बारे में आप बता रहे हैं, इनकी ड्यूरेशन क्या है? ये कितने टाइम का है कोर्स? इनकी ड्यूरेशन 2 महीने से लेके 5 महीने तक वेरी करती है, कोर्स टू कोर्स। ये जो मैंने आपको बेकरी वाला कोर्स बताया, ये 2 महीने का कोर्स है और ये सर्टिफिकेट कोर्स है। बच्चे को इसका सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है इस कोर्स के माध्यम से। तरन्नुम, इसी बीच एक हमारे साथ एक दर्शक हमारे जुड़े हुए फोन लाइन पर, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी। हेलो जी, बताएं। हाँ जी, मैं कोरोना के मतलब कुछ बात करूंगा। जी बताएं। बात इस रहा है कि मतलब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कोरोना का पालन नहीं करते हैं। जी हाँ। आप कहाँ से बोल रहे हैं? हम कश्मीर से बोल रहे हैं। कश्मीर से बोल रहे हैं आप? जी बताएं। जी तो किस तरीके से, कैसे आपको लगता है कि लोग जो है उसका पालन नहीं कर रहे हैं, जो एहतियात बरतना हो एहतियात नहीं बरत रहे? हाँ हाँ, तो वो मास्क नहीं लगाते हैं, तो इकट्ठे होकर जमा होकर जो किसी को खांसी भी होती है उनके साथ चलते रहते हैं। जी जी, तो यही मैं कहता हूँ कि उनको ये चाहिए कि इसे मतलब ये पालन करें। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और मुझको लगता है कि जो लोग इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो इस बात को समझें, और आपके आसपास जो भी लोग हों जो इन सब से इस जो सुरक्षा के उपाय हैं उसको नहीं अपना रहे हैं, उनको भी आप समझाएं, उनको जागरूक करें, और ये समझाएं कि ये जो छोटी सी लापरवाही है वो कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। तरन्नुम, जी बिल्कुल। अभिषेक जी, जैसे आपने अभी बताया कि आपका ये जो प्लेटफॉर्म है उससे 2.5 लाख के करीब लोग जुड़े हुए हैं, तो ये जो लोग हैं ये आपसे कैसे कांटेक्ट करते हैं? इनको कैसे पता चलता है कि जस्ट लर्न की तरह कोई चीज है, कोई प्लेटफॉर्म है जो उनकी मदद करता है, उनको नौकरी दिलाता है? उनको कैसे पता चलता है? देखिए, जस्ट लर्न की जो पेरेंट कंपनी है जस्ट रोजगार, उसके एग्जिस्टिंग 55 रोजगार केंद्र हैं पूरे देश में। अलग अलग स्टेट में हमारे ऑफिसेज हैं, फिजिकल ऑफिसेज हैं, जहाँ से जस्ट लर्न के बारे में वहाँ के जो हमारे सेंटर मैनेजर हैं वो लोगों को बताते हैं, बच्चों को बताते हैं कि आप इससे जुड़ें और ऑनलाइन लर्निंग करें। और इसके अलावा हमारा पूरा नेटवर्क है मोबिलाइजर्स का, और जिन कंपनीज के जिन एम्प्लॉयर्स के साथ हम काम कर रहे हैं तो उनके भी सेंटर मैनेजर्स हैं, फिजिकल सेंटर्स हैं पूरे देश में, गुजरात, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और इनफैक्ट केरला, तमिलनाडु, तो हर जगह यानी हमारे सेंटर्स हैं। तो अप्रोक्सीमेट कुछ 20 स्टेट्स के बच्चे अभी हमारे साथ पढ़ रहे हैं जस्ट लर्न में। और रिसेंटली हमने एक त्रिपुरा सरकार के साथ भी कॉन्टेक्ट करा है, जिसमें कुछ सर्टेन 1.5 लाख बच्चों को हमें स्पोकन इंग्लिश का कोर्स कराना है। तो स्पोकन इंग्लिश के बाद उन बच्चों को हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में रोजगार मुहैया कराया जाएगा। तो जो नेटवर्क है हमारा एग्जिस्टिंग, उसके थ्रू ये बच्चे जुड़ते हैं। जी अभिषेक जी, आपके पास क्या बहुत ज्यादा क्वालिफाइड लोग भी आए रोजगार की तलाश में जिनके इस दौरान नौकरी चली गई हो? हाँ बिल्कुल तरन्नुम जी, जो हमारा रोजगार प्लेटफॉर्म है तो उसमें काफी क्वालिफाइड लोगों ने भी अप्लाई करा नौकरी के लिए। तो हमने कुछ लोगों की क्वालिफिकेशन देखकर हमने कुछ ट्रेनर्स भी एनरोल करे, जो बच्चे हमारे साथ एनरोल हैं तो हमारे साथ फ्रीलांस और कुछ हमारे पेरोल पे ट्रेनर्स और इंस्ट्रक्टर्स भी जुड़े हुए हैं।
तो कुछ ग्रेजुएट्स लोग थे जिन्हें हमने इंस्ट्रक्टर के रूप में और ट्रेनर के रूप में नौकरी दी। कुछ लोगों को हमने एचआर कंसल्टेंट बनाया, एचआर में हमने उन्हें फील्ड में नौकरी दी। तो एज पर देयर क्वालिफिकेशन एंड ग्रेजुएशन में किस तरीके से उन्होंने अपना कौन से सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करी हुई है, कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन के लोग भी आए, कुछ एमबीए के लोग भी हमारे साथ जुड़े। तो उन्हें हमने उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनको फ्रीलांस या फिर अपने साथ पेरोल पे हमने नौकरी दी। तरन्नुम, ये डॉक्टर निमी से एक बात जरा मैं आगे इसको बढ़ाता हूँ कोरोना को लेकर, चूंकि दिल्ली में एक और फेज नया आ गया है कोरोना का। डॉक्टर निमी, अभी कश्मीर से एक व्यूअर हमारे साथ जुड़े थे, उनकी शिकायत वही थी कि लोग जो है एहतियात नहीं बरत रहे, मास्क नहीं लगा रहे हैं, किसी जगह पर चले जा रहे हैं, खुद खांसी भी आ रही है तो इसका ख्याल नहीं रख रहे हैं। इसके साथ ही साथ एक और चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि अभी एक कई रिसर्च में देख रहा था, यूके में हर एक 5 जो इससे मुतासरीन थे कोरोना से, उस हर एक 5 बीमार में से ठीक होने के बाद भी एक शख्स में कोई ना कोई किसी न किसी तरीके की दिमागी जो है वो कुछ समस्या उसमें दिखी। किसी को भूलने की बीमारी लग गई, किसी को नींद नहीं आ रही है। तो ये चीजें क्या है और ये कितने दिनों तक ये रहती हैं, या फिर इनके कुछ ज्यादा वक्त तक इनके रहने की आशंका है? या तो अबे 2 सवाल आपने पूछे। पहले का तो मैं बता दूं कि कुछ लोग ऐसे हैं जेन्युइनली जिनको मास्क लगाने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनको लंग्स में प्रॉब्लम है या सीओपीडी है या प्री एग्जिस्टिंग कोई सांस की बीमारी है। ऐसे लोगों के लिए एहतियात है कि आप लोग तो और ज्यादा कोविड के चपेट में आ सकते हैं, तो आप अपना चाहे तो घर का बना हुआ कोई ऐसी चीज, कोई कपड़ा, कोई ऐसा जिसमें आप कंफर्टेबल हो, वो आप लपेटिए और बाहर बिल्कुल मत निकलिए। बिकॉज आपसे लोगों को खतरा हो ना हो, आपको लोगों से ज्यादा खतरा हो सकता है, क्योंकि आपकी सांस घुटती है मास्क में। तो ये एक सिम्टम हो सकता है रेस्पिरेटरी इलनेस का। दूसरा ये कि चलता है एटीट्यूड है कि 2-4 घंटे नहीं भी मास्क लगाया तो ये तो इतने सारे लोग हैं नहीं लगा रहे हैं, एक हमारे लगाने से क्या फर्क पड़ जाएगा। तो ये चलता है एटीट्यूड, हमें इससे छुटकारा पाना है। हम एक समाज के व्यक्ति को सोचना चाहिए कि देखिए कुछ और करूं ना करूं, मैं इस वक्त मेरी ड्यूटी है ये कि मैं मास्क लगाऊं और खुद को बचाऊं और लोगों को बचाऊं। दूसरा आपका सवाल जो लॉन्ग कोविड से है, मतलब कोविड खत्म हो जाने के बाद भी ये वायरस इतना डिस्ट्रक्टिव है कि लॉन्ग कोविड सिंड्रोम नाम की एक बीमारी जो स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज है, यानी कि सिर्फ खांसी जुकाम बुखार पे बात नहीं टिकती है, ये आगे जाकर आपके फेफड़ों को, आपके गुर्दों को, आपके लिवर को, आपके मस्तिष्क को, आपकी याददाश्त को, आपकी इम्यूनिटी को, यहाँ तक कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उस तक को नुकसान पहुंचा सकता है। इसमें रिसर्चेस चल रही हैं। तो लॉन्ग कोविड जो है, असर कोविड का लोगों को महीनों तक कमजोरी रह रही है। कुछ लोगों का टेस्ट 3-3 महीने तक पॉजिटिव आ रहा है, कुछ लोगों के गुर्दे या हार्ट में प्रॉब्लम शुरू हो गई है। तो ये इतनी सिंपल बीमारी नहीं है कि खांसी हुई, जुकाम हुआ, ठीक हो गए। अभी इस पे रिसर्च चल रही है कि क्या क्या दुष्परिणाम इस वायरस के हो सकते हैं। तो इसीलिए बिल्कुल बहुत खतरनाक है वायरस। मैं यहाँ पर आपको रोकूंगी, वक्त हमारे पास थोड़ा सा कम है, लेकिन चलते चलते मैं जरूर चाहूंगी कि आप इस सवाल का जवाब दें। सब कोरोना से परेशान हो चुके हैं, सब इंतजार कर रहे हैं वैक्सीन का। तो आपको क्या लगता है वैक्सीन के आने के बाद लोगों तक पहुंचने में इसे कितना वक्त लगेगा, और जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। जी, 6 महीने तो आप सोच ही लीजिए कि अगर वैक्सीन बन जाती है, वो अप्रूव हो जाती है, फिर वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, फिर वो सेफ रहती है। 6 महीने में तो शुरुआत होगी, उसके बाद पूरे देश को या पूरे विश्व में लगने में 1-1.5-2 साल लग सकता है। बट अभी बहुत लंबी दौड़ है ये, तो अभी अपने जो एहतियात है वो वैसे ही रखिए। इट इज अ लॉन्ग फाइट। जी बिल्कुल, यानी कि हम सभी को इतनी जल्दी कोरोना से परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब वैक्सीन बनेगी और जब तक हम तक पहुंचेगी तो सालों का वक्त इसमें लगेगा। डॉक्टर निमी, जैसे लगातार हमने बात की है, कॉलर्स ने भी सवाल किया है कि वो प्रिकॉशंस पे ज्यादा जोर नहीं दे रहे हैं। अब चीजों को लेकर लाइट हो गए हैं कि मास्क नहीं लगा रहे हैं, बाहर बेधड़क जा रहे हैं, भीड़ में जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, तो एक डर खत्म हो गया है। तो आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देंगी? जी मैं तो ये कहूंगी कि जो डर गया वो बच गया।
जो बेखौफ हो के घूम रहा है वो किसी ना किसी दिन चपेट में आ ही जाएगा। सो प्लीज स्टे ऑन द गार्ड। जी, यानी कि डरना यहाँ पर जरूरी है। आप तमाम मेहमानों को मैं यहाँ पर रोकूंगी। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप सेफ रहिए और प्रिकॉशंस का पूरा ख्याल रखिए, घर के बाहर रहिए, लेकिन जैसे डॉक्टर निमी ने कहा, सेफ रहिए, अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।